जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ आप सभी जी रहे होंगे। दोस्त, कभी कभी क्या होता है कि हम वक्त के साथ सही चल रहे होते हैं पर वक्त हमारे साथ सही नहीं चल रहा होता है। तो अभी बीच में कुछ गैप रहा है, मतलब आपके सामने हमारी क्लास को आने का, यानी कि मेरी क्लास को अपलोड होने का कुछ दिन ऐसे रहे हैं कि जो मैं क्लास मतलब आपको नहीं दे पाया हूँ। उसके लिए तहे दिल से मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। और अभी आगे कोशिश रहेगी आगे लगातार, है ना। लगातार हमने ये स्टार्ट ही किया था और स्टार्ट में क्या था कि 10 महत्वपूर्ण सवाल, है ना। स्टार्ट में ये था कि 10 महत्वपूर्ण सवाल आपको डेली दिए जाएंगे और एक बेसिक सा लेवल रहेगा, मतलब शुरुआत जो रहेगी वो एक नॉर्मल क्वेश्चनों से रहेगी और जैसे धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा लेवल भी बढ़ता चला जाएगा और क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि शुरुआत में 10 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपके आने वाले देखो सभी एग्ज़ाम के लिए, है ना। जिस भी एग्ज़ाम में आपका मैथ आता है ना, जिस भी एग्ज़ाम में आपका मैथ आता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ मतलब हेल्पफुल होने वाले ये क्वेश्चन रहेंगे दोस्त, ठीक है ना। तो शुरुआत में आप ये नहीं सोचना कि यार ये तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है। लेवल देखो, हमको सबको साथ में लेकर के चलना है। अभी इसमें क्या है कि एसएससी जीडी वाले बच्चे अभी फॉर्म भरा है उन्होंने और उनका एग्ज़ाम रहेगा और ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं एसएससी जीडी के। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लेना, आपको इस तरीके के क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे, है ना। वैसे ही धीरे धीरे हम आगे लेवल इसका बढ़ते जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो ये पहला क्वेश्चन, इसमें लाभ और हानि का मेरे को दिख रहा है। तो देखो इसमें ही कम से कम 3 से 4 या 4 से 5 मतलब स्टेप बढ़ जाते हैं ना, लेवल बढ़ जाते हैं अलग अलग तरीके के। तो मैं यही कह रहा था कि भाई देखो अभी इतने बीच में जो अभी सब कुछ रहा है, थोड़ा सा मतलब गैप रहा है, उसका कारण यही था कि कुछ समस्या आई हमारे दिमाग में, है कह सकते हो कि सर में कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई और हमें चेक कराना पड़ा। तो उसमें कुछ है, अभी देखो कर रहे हैं फाइट, है ना। और फाइट करके जो मतलब लड़ता जाए चलता जाए उठ के फिर चलता जाए ना, वही ज़िंदगी का सिकंदर सबसे बड़ा होता है दोस्त। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि अपने जीवन में कभी किसी भी तरीके से कोई भी मतलब किसी भी तरीके से कैसी भी प्रकार की कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, आपको हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है ना। परस्पर आपको लगातार, है ना, लगातार आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और संघर्ष, है ना, करते रहना चाहिए। अभी अब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, बाकी आगे एमआरआई वगैरह का देखो एक रिपोर्ट और रह गई है, वो आएगी तो थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें अभी तो क्या मतलब कुछ नसों में दिक्कतें बताई हैं। तो चलो कोई नहीं, आगे मतलब करते हैं शुरुआत। अभी कोशिश रहेगी कि लगातार मैं आपको ये क्लास मतलब बिल्कुल देता रहूँगा। 10 क्वेश्चन अभी रहेंगे कुछ दिन तक, उसके बाद में फिर क्या है धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या मतलब 15 होगी, फिर 20 होगी, फिर 25 होगी। और 25 क्वेश्चन दोस्त वो रहेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपका किसी एग्जाम में मान कर लो 40 क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे कहोगे जी 25 क्वेश्चनों में 40 मतलब उन 40 क्वेश्चनों को 25 क्वेश्चन में कैसे मतलब कवर करा दोगे। तो देखो क्या होगा कि जैसे कि मान के चलो हमने 25 क्वेश्चन लिखे, है ना, तो उसमें अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो अगले 25 क्वेश्चन में हो सकता है कि टाइम एंड वर्क का ना होगा, उसमें हो सकता है कि टाइम एंड डिस्टेंस का होगा, है ना। या मान के चलो अगले 25 क्वेश्चनों में कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन है और अगले उसमें 25 में क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहेगा। या हो सकता है कि परसेंटेज का किसी में है, किसी में परसेंटेज का ना हो करके प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा, या किसी में पार्टनरशिप का रहेगा, है ना, या किसी में मिक्सर एलिगेशन का रहेगा, ठीक है ना, रेशो प्रिपरेशन का रहेगा। तो ऐसे ही मतलब हम उनको बदल बदल के उन 25 क्वेश्चनों में ही सारा कवर करेंगे दोस्त, ठीक है ना। और लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्त शुरुआत करते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने अभी लिख दिए हैं, 10 क्वेश्चन हम आज करेंगे, ठीक है। जैसे ये 5 करा दूंगा उसके बाद अगले फिर 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, पहला क्वेश्चन में इसने कहा है, हाँ अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि देखो ये जो क्वेश्चन रहेंगे ना ये किसी भी मतलब अलग अलग सभी चैप्टरों से रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन अगर क्वेश्चन का सिर्फ सॉल्यूशन कर दिया दोस्त, जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में मैं बारीकी से आपको बताऊंगा। मैन देखो मैन क्या है कि आपकी समझ में आना चाहिए, है ना। एक बार जब आपकी समझ में आ गया ना तो उसको आप मतलब स्पीड से तो आप अपने आप कर लोगे इसको, ठीक है ना। अगर इन 5 क्वेश्चनों की मैं बात करूं तो कम से कम कुछ भी नहीं तो 10 से 15 मतलब मिनट लग सकते हैं। क्यों? आपको समझाने की वजह से।
और नहीं तो अगर इन 5 क्वेश्चनों की बात करूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ एवरेज औसत है ना, एवरेज औसत अगर हम 10-10 सेकंड का भी लगाएं तो 50 सेकंड, यानी कि 1 मिनट के ये क्वेश्चन है। मतलब अगर 1 मिनट में, मतलब चलो ज़्यादा से ज़्यादा आप खींच करके 20 सेकंड अगर एक क्वेश्चन में लगाओगे ना सॉल्व करने में, तो कितना, यानी कि 100 सेकंड, और 100 सेकंड का मतलब 1.5 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो 1.5 मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में आप इतने क्वेश्चन कर रहे होगे। लेकिन आपको आना तो जरूर, मतलब आना तो चाहिए ना उससे पहले, और आने के लिए क्या कि भाई समझना तो पड़ता है, और उसके लिए तो देखो टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं। अब मैं इसको बस मैं कर दूं, समझाना बहुत ज़रूरी है। हर चैप्टर का जो क्वेश्चन आएगा मैं उसके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो देखो जैसे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें देखो, इसमें 2 चीज़, एक बात बताऊँ, इसमें पूछा है तो लाभ या हानि, ऑब्लिक लगा हुआ है ना, ये लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, मतलब पूछ रहा है कि भैया 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना। अब बात देखो यहाँ आती है, मतलब कुछ साथी, मैं मान सकता हूँ इस बात को बिल्कुल, कुछ साथी ऐसे होंगे कि जिनको क्रय और विक्रय के बारे में पता नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जरूर ऐसे होंगे जिनको क्रय और विक्रय के बारे में पता नहीं होगा। दोस्त मेरे, क्रय का मतलब होता है खरीदा हुआ, है ना, खरीदी हुई वस्तु, है ना, खरीदी हुई क्रय मूल्य जो हमने खरीदा है। और विक्रय का मतलब होता है बेचा हुआ, है ना, जो हमने वस्तु को बेच दिया। वस्तु कुछ भी हो सकता है उसमें भाई, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस चीज़ से आपको देखो अब डाउट नहीं रहना चाहिए। जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र होगा ना, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ ये बात है कि भाई, क्योंकि मैं अपने आप में डाल करके कह सकता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे को क्रय और विक्रय के बारे में नहीं पता था, तो मुझे पता चला कि क्या नाम है कि भाई क्रय का मतलब क्या होता है कि खरीदा हुआ, और विक्रय का मतलब बेचा हुआ। तो आप कह सकते हो कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसने यहाँ पे बराबर दे दिया, इसने क्या दे दिया, बराबर दे दिया, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मतलब समझो, अगर ये बोलता कि कोई वस्तु हमने 25 रुपये में खरीदी और 20 रुपये में क्या कर दी, बेच दी, 25 रुपये में खरीदी और 20 रुपये में बेच दी, तो वहाँ तो सीधे सीधा पता चलता हमको क्या कि भाई इसमें खरीदा और बेचा मतलब क्या, लाभ और हानि पूछ रहा है, मतलब फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। लाभ का मतलब फ़ायदा और हानि का मतलब नुकसान, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या बोला है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब इसने बराबर वाली जब बात बोल दी तो आप देखो कैसे करेंगे, कितना वस्तुओं का, 25 का, तो हम करेंगे 25 वस्तुओं का क्या, क्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य को या तो आप देखो हिंदी में ऐसे लिख दो, क्रय मूल्य, ठीक, आप इससे समझ लो, या अगर मैं ऐसे लिख दूं CP, आप CP से भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस का मतलब, तो चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ये कह रहा कि 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना, वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब अब बीच में क्या लगेगा, बीच में लगेगा दोस्त बराबर, क्योंकि वो खुद बोल रहा है, ये मैं अपने आप से नहीं लगा रहा, ये क्वेश्चन में बोल दिया कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है भाई। कितने के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, किसके दोस्त, विक्रय मूल्य के। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी यहाँ बीच में बराबर हो तो जो उसके साथ, मतलब जो उसके सामने, मतलब बराबर के इधर या उधर कुछ भी संख्याएं हो, चिन्ह हो, है ना, वो क्या करते हैं, प्लस का तो माइनस में जाता है, गुणा का तो बटे में जाता है, बटे का तो गुणा में जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। अब देखो, मैं इन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को तो एक तरफ कर लेता हूँ और इन अंकों को एक तरफ कर लेता हूँ। तो आप कह सकते हो कि जैसे मैं इस क्रय मूल्य को यहीं छोड़ता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, मैं इस विक्रय मूल्य को उठा करके इधर लेकर आता हूँ, तो विक्रय मूल्य इसमें गुणा ही तो कर रहा है भाई, ये आपस में गुणा ही तो कर रहे हैं, ऐसे करके बीच में गुणा कर रहे हैं ये। तो जब मैं इस विक्रय मूल्य को इधर उठा के लेकर आऊँगा, तो देखो मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखो अब आप समझ जाना कि CP का मतलब क्या है, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य ये तो यहीं रहा। अब अगर मेरा ये विक्रय मूल्य जब इधर आएगा, मतलब इधर साइड में आएगा, तो बटे में आएगा, यानी कि SP यानी कि विक्रय मूल्य। अब देखो बराबर में ये 20 तो था, तो 20 तो भाई देखो यहीं ऐसे के ऐसे रहेगा, और बटे में कितना, ये 25 जब इधर था, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ तो गुणा कर रहा है, तो इधर जाकर क्या करेगा, यानी भाग यानी बटे में जाएगा, तो यहाँ चला गया ये बटे में यानी कि 25। अब आपकी समझ में आ गया कि देखो CP मतलब CP कितना आ गया, 20 ऊपर जो दिख रहा है, और नीचे बराबर नीचे वाला नीचे वाली संख्या को दर्शा रहा है, और ऊपर वाला ऊपर वाली को। तो हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना आ गया, 20, और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 25। तो दोस्त एक बात सोचो, अगर इसमें सिर्फ ये पूछे कि भाई कोई चीज़ मैंने या आपने 5 रुपये की खरीदी, ठीक,
5 रुपये खरीद रहा, आपने उसको 10 रुपये की उसको बेच दिया, कुछ भी चीज़ लिया आपने। अगर सिर्फ ये पूछे है कि भाई आपको फ़ायदा होगा नुकसान होगा, तो आप कह सकते हो कि भाई हमको तो फ़ायदा हो गया। कितने का हो गया? 5 रुपये का हो गया। 5 में खरीदी, 5 में 10 में बेच दी, तो 5 रुपये का फ़ायदा हो गया। लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है कि उसने, ऐसे मान लो, अभी परसेंटेज को भूल जाओ कि 25 रुपये की, तो देखो अब ये 25 रुपये की क्या है, अब यहाँ पर देखो सीधा सीधा आ गया कि 20 रुपये की तो उसने खरीदी है, ठीक है, और 25 रुपये की बेच दी। ऐसा ही है ना भाई, 20 रुपये की खरीदी और 25 रुपये की बेच दी। तब आप बताओ उसको फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? तो आप कहोगे जी फ़ायदा हुआ उसको। तो कितने का हुआ भैया? आप कह दोगे जी 5 का फ़ायदा हुआ। कितने का हुआ? 5 का। अब ये जितना जो भी फ़ायदा या नुकसान, जो भी ये फ़ायदा या नुकसान होता है ना, वो हमेशा, ये आप नोट करके लिख लेना, यानी जो लाभ या हानि जो होती है ना, फ़ायदा या नुकसान जो होता है, वो हमेशा किस पे होता है दोस्त? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पर होता है। तो हम इसके बट्टे में क्या लिखेंगे? देखो क्रय मूल्य कितना है? 20, तो हमने इसको 20 लिख दिया, है ना। अब ये लिख दिया 20। अगर सिर्फ ये पूछेगा कितने का फ़ायदा हुआ, तो आप कह दोगे जी 5 का फ़ायदा हुआ। लेकिन उसने क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत का फ़ायदा हुआ, यही तो पूछा उसने। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो अब क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए इसको क्या कर देंगे? गुणा में 100 कर देंगे। अब ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन बन गई, जो मैं स्टार्टिंग से ही आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ बेसिक क्लास में, कि जैसे ये गुणा में है ना 100, जब 20 से हम, देखो याद है, कर लो, 5 एकम 5, और 5 से कितने बार कटेगा? 4 बार, 5 चौक 20। अब 4 से 100 कितने बार कटेगा? तो आप कह दोगे जी 25 बार कटेगा, 25 चौका 100। तो आपने क्या बोला कि जी 25% का क्या हुआ? लाभ हुआ, क्योंकि जो चीज़ यहाँ होगी वहीं ये प्रतिशत में लाभ होगी, यानी कि क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक है दोस्त, 25% का क्या हुआ? दिख रहा है यहाँ पे, 25% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर यहीं अगर हानि आती तो हानि को हम ऊपर रखते, है ना, यानी कि लॉस, नुकसान, है ना, और नीचे क्या होता? नीचे तो क्रिया मूल्य रहेगा हमारा। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है आपका किसका? लाभ और हानि का, है ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से आप कह सकते हो कि बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। एसएससी जीडी वाले दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। आप इसको ये नहीं सोचना कि अगर आता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आता है तो। अगर नहीं आता है ना, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, ऐसे बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और 1 नंबर आपका पक्का बनेगा उसमें, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। ठीक है दोस्त, मैं मिटा देता हूँ। देखो वीडियो को रोक करके आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो, है ना। या एक क्वेश्चन नोट किया, उसके बाद में जो सॉल्यूशन मैं बताता हूँ उसको लिख लिया, उसको नोट कर लिया, उसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन नोट करा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है ना, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? भाई बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी इससे जो ऊपर वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें मैं कह सकता हूँ कि ये फर्स्ट लेवल का सवाल है, और फर्स्ट लेवल का मतलब उनके एग्जाम में नहीं, जैसे कि अगर मैं सीजीएल की बात करूँ, सीएचएसएल की बात करूँ, या यूपीएससी की बात करूँ, है ना, या अभी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम होने वाला है ना, तो उसमें भी ये नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ना। 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का आएगा शायद मैथ, उसमें कितने नंबर का है ना, 5 नंबर का मैथ है, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन मतलब अगर डालेगा तो इस तरीके के डालेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं डालेगा, ठीक है। चलो, ये कह रहा कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है भाई। देखो हमने ये दो जन है, कोई भी ए और बी, है ना, आप कह सकते हो इनको कोई भी नाम दे दो भाई, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन उसने ए और बी नाम दे रखा है, ठीक। ये 2 बंदे हैं भाई, ठीक है। ये कह रहा है, अभी इसने प्रतिशत की बात करी है। अब देखो टोटल हमको नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि ए का जो वेतन है ना, वो बी के वेतन से 25% अधिक है। जब इस तरीके की बात आ जाए ना, तो हमें पता ही नहीं है भाई, 25% तो अधिक है, लेकिन उसका कितना है, हमको ये चीज़ तो पता नहीं है भाई। किसका वेतन है? ए का वेतन, ए का इसका वेतन बी के वेतन से, यानी कि इससे, कौन? ये, इसका जो वेतन है इससे 25% अधिक है। तो हम जब ये बात आए ना, तो इसको हमेशा क्या मानेंगे? हम इसको 100 मान लेंगे। हम इसको क्या मानेंगे? 100% में हमेशा 100 मानना है, ठीक है। मैं डिटेल में बता दूंगा और ज़्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट पहला लेवल है। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे ना, मैं उस तरीके से आपको दोस्त बताता चलूंगा, ठीक है ना। तो देखो प्रतिशत में हमेशा क्या मानना है? 100 मानना है, ठीक। तो ये कह रहा है कि जो ए का जो वेतन है वो इससे 25% अधिक है। अब देखो 100 का आप कितना भी प्रतिशत निकालोगे, आप उतना ही के उतना ही आता है। देखो 100 का की जगह गुणा लगाएंगे। अगर मैं 25% की बात करूं, तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत हटाया और उसके नीचे में 100 में भाग दे दिया, तो देखो 100 से 100 कटा, कितना आया? 25 ही आया, है ना। अगर मैं 100 का
20% निकालूं तो देखो 20 जब प्रतिशत हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कटा, कितना आया 20 आया। मतलब 100 का आप कितना भी, यहाँ से क्या भी चीज़ समझे आप कि 100 का आप कितना भी बड़ा प्रतिशत निकाल लो उतना का उतना ही आना है। ठीक, ये कह रहा है कि 25% अधिक है, यानी 100 से, है ना, तो 25% अधिक का मतलब क्या हो गया 125 से तो हुआ क्योंकि 25% अधिक है। अब ये कह रहा है कि भैया जो बी का जो वेतन है ना, यहाँ तक आ गया, तो ये कह रहा तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अगर ये बोले कि कितना कम है तो आप कह दोगे जी भैया कितना कम है, किसका, बी का, किससे, ए से। यही तो कह रहा है कि भैया बी का वेतन ए के वेतन से, यानी कि इससे ये कितना कम है। अगर ऐसे बोले तो आप कह दोगे जी भैया ये 25 है और ये 100 है, तो आप कह दोगे जी 25 कम है। आप यही तो कहोगे जी 25 कम है, लेकिन उसने ये नहीं बोला, उसने कहा कि कितना प्रतिशत कम है ना। तो जिससे, मतलब जिससे भी बात करें ना कि किससे, इससे कम है ना, तो उसको हमेशा नीचे रख लो, है ना। जिससे भी बात करें कि बी का वेतन ए के वेतन से, अब किसके से, ए के वेतन से, तो ए के वेतन को पहले तो ये देखो कि कितना कम है, या कितना अधिक भी हो सकता है, इसमें कम की बात करिए, अधिक भी हो सकता है दोस्त, है ना। यहाँ पे देखो अधिक है ना, अब यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, अब यहाँ कम हो सकता है, यहाँ अधिक हो सकता है ना। आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बस उस चीज़ को ध्यान में रखना। अब इस जो दूसरी लाइन में क्या बोला है कि बी का वेतन, है ना, बी का वेतन ए के वेतन से, तो जो से वाली बात है ना वो नीचे रखी जाएगी। तो कितना प्रतिशत कम है, तो पहले देखना, हमें प्रतिशत नहीं देखना, पहले देखना कि कितना कम है, तो जितना कम है हमने उतना लिख दिया। फिर देखना कि किससे कम है, तो ए के वेतन से। और प्रतिशत की बात कर रहा था, मैंने अभी बताया कि गुणा में क्या लगा दो, 100 लगा दो। अगर हम इसको काटेंगे, अगर आपको 25 का पहाड़ा आता डायरेक्टली, तो आप कह दोगे 25 पंजे 125 होते हैं, 25 से 125 5 बार कटेगा, और 5 से 100 बार कितने बार कटेगा, 20 बार। तो आप कह दोगे जी 20% कम है ना, क्या 20% कम है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। मैं मिटा देता हूँ। चलो अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है भाई, है ना, रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से, माना गति का मतलब क्या होता है दोस्त, गति हम कह सकते हैं नहीं कि चाल से, गति से 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है। 200 मीटर लंबे पुल को वह कितने समय में पार करेगी। ठीक है भाई दोस्त, मीटर की बात है रही है, पहले उसने चाल किस में दे दिया, मीटर प्रति सेकंड में दे दिया। अगर यहाँ देखो, यहाँ इसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऐसा बोलता, तो हम इसको क्या करते, हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते। और जब बदलने वाली बात आएगी तो दोस्त वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे देख लो। आप एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, है ना, किसी पुल को जब वो पार कर रही होती है ना, तो आप ऐसा समझ सकते हो जैसे ये मान लो प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये रेलगाड़ी आ रही है, तो ये रेलगाड़ी मतलब जब पार कर रही होती है तो अपने आप में आप कह सकते हो कि अपनी केस को, दूरी को पार कर रही होती है, यानी अपने आप को खुद को पार कर रही होती है ना। ठीक है, समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मतलब अपनी लंबाई को ये पार कर रही हो, अपनी लंबाई को दर्शाती है ये, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो लंबी, तो इसमें क्या बोला है कि समय में, कितने समय में पार करेगी। आपने एक छोटा सा सूत्र मतलब पढ़ा होगा 8वीं 9वीं क्लास में ही, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो यहाँ से इस बराबर के चिन्ह से ना आप कोई इनमें से कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। आप दूरी निकाल सकते हो, आप समय निकाल सकते हो, है ना। इससे खुद ही बना लोगे। कैसे बना लोगे, मैंने बराबर वाली चीज़ बताई रखी है भाई। देखो अगर मुझे समय निकालना है ना, आप ऐसा कर लो, इसको ऐसे लिख लो, इधर दूरी बटे समय ऐसे लिख लो आप इसको एक तरीके से, और बराबर क्या रहा इधर चाल रहा, है ना। अगर आपने ऐसे लिख लिया तो मेरे को तो सिर्फ ये समय तो निकालना है, इसमें समय निकालना है। तो जब मैं समय को यहाँ रहने दूंगा ऐसे करके, तो समय बराबर क्या रहेगा भाई, समय बराबर क्या रहेगा, देखो समय इधर गया, है ना, जब इधर जाएगा तो देखो जब समय इधर जाएगा तो यहाँ इधर तो भाग में, तो इधर गुणा में हो जाएगा। तो जब ये समय यहाँ बचेगा हमारा अकेला समय बचेगा यहाँ पे, और जो चाल है इधर गुणा में, तो इधर जाके क्या में बटे में आ जाएगी ना। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल।
यही तो रहता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। मतलब आप इनको खुद से भी बना सकते हो। मैंने आपको बराबर वाला कॉन्सेप्ट बता दिया है कि बराबर में कोई संख्या जब इधर से उधर करनी होती है तो गुणा वाली बटे में हो जाती है और बटे वाली गुणा में हो जाती है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि समय बराबर दूरी बटे चाल, यही होता है ना समय बराबर। ठीक है भाई, अब आप बताओ 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है 200 मीटर लंबे पुल को वह कितने समय में पार करेगी। भाई देखो, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कुल दूरी कितनी हो गई, मैंने अभी बता दिया आपको कुल दूरी। भाई 300 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है और 200 मीटर लंबा पुल है ना। तो जब वो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी उस पुल को पार करेगी ना, तो कोई एक अपनी दूरी को मतलब दर्शाएगी वो। तो आप कह सकते हो कुल दूरी होगी हमारी कितनी, 300 और 200 500 मीटर। ठीक है दोस्त, 300 और 200 500 मीटर। तो 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से तो समय बराबर क्या रहता है, देखो मैं हमको समय तो निकालना है कि कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर दूरी, तो दूरी तो आ गया, और गति मतलब चाल कितनी हमारी, चाल दे रखी है हमारी दोस्त 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्त, तो समय बराबर क्या आएगा, देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 500 बटे में 25। तो देखो यहाँ मीटर है और नीचे मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर से तो मीटर कट ही जाएगा। तो आंसर हमारा किस में आना है, सेकंड में। तो 25 से जब इसको काटेंगे कितने बार कटेगा, देखो 25 दूनी 50 और 0, तो कितना आ गया 20 सेकंड में पार करेगी दोस्त। ठीक है ना, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे रेलगाड़ी का और कोई और क्वेश्चन आएगा, या बोट एंड स्ट्रीम का मतलब नाव और धारा का कोई और क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा ना, वैसे वैसे मैं आपको उसकी डिटेल में बताता चलूँगा। ठीक है ना, तो उम्मीद कर सकता हूँ ये तीसरा क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीदता है और वह उसे 28। अच्छा, ये तो बिल्कुल देखो ये पहले क्वेश्चन की तरह आ गया ना। वहाँ क्या था, इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने क्या बताया था कि इसमें बराबर वाली बात दे दी थी, आपको सीधा सीधा ही पूछ सकता है। अब यहाँ देखो आ जाओ, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीदता है। अब खरीदने का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस है ना, क्रय मूल्य है ना। तो 25 रुपये में क्या कर रहा है भैया, खरीद रहा है। खरीद कितने में रहा है, 25 रुपये में। बेच कितने में रहा है, 28 रुपये में। भाई इतना तो एक मतलब जो अनपढ़ होती है ना घर की महिलाएं है ना, जो बेचारी बिल्कुल आपके स्कूल कहीं भी नहीं गई, तो उतना तो हिसाब वो भी जानती हैं कि भाई कोई चीज़ हमने वो लेकर आई, कुछ भी चीज़ उन्होंने ली खरीदी है ना और बेच दी बाद में, तो उतना तो वो भी जानेंगे भैया हमें नफ़ा हुआ नुकसान हुआ, यानी कि फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ है ना, लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक, तो आप कह सकते हो कि उसमें क्या हुआ, देखो जब हमने 25 रुपये में खरीदी और 28 रुपये में बेच दी, तो आप कहोगे जी हमें हो गया लाभ, लाभ हो गया। तो जो चीज़ यहाँ बनती है ना वही प्रतिशत में बनेगी, आप इतना ध्यान रख लेना। जब लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत में होगा, हानि हुई है तो हानि प्रतिशत होगा। ठीक, तो उसमें ये पूछा है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ऑप्शन में कैसे आता है, मान के चलो आपको कोई भी आंसर आएगा, कुछ भी आंसर, जैसे कि मान के चलो अभी बता ही देता हूँ। तो इतने का क्या हुआ, लाभ हुआ, कितने का भाई, लाभ हो गया आपका 3 रुपये का। कितने का हो गया, 3 रुपये का। भाई 25 रुपये में खरीदी और 28 में बेच दी, 3 रुपये का लाभ हुआ। अब मैंने बताया था कि लाभ या हानि किस पे होती है, हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो क्रय मूल्य क्या है हमारा इसमें, भाई जो खरीदने वाली चीज़ होती है वही तो क्रय मूल्य होती है। तो आप कह दोगे जी 25 है क्रय मूल्य। तो और परसेंट की बात करिए कि कितने प्रतिशत हुआ, तो गुणा में 100 कर दो, 25 100 का 100 और 4 दिया 12, तो 12% की क्या हुआ, लाभ हुआ। और ऑप्शन में ये होता 12% का हानि, ऑप्शन में होता 4% का लाभ है ना, ऑप्शन में होता 8% की हानि। और ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं आपके ए बी सी और डी। तो देखो आपका आंसर आ गया 12, तो आपको पता होना चाहिए कि लाभ मतलब लाभ हुआ या हानि हुई। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि भैया लाभ हुआ। कम कोई चीज़ जब कम की खरीदी गई है ज़्यादा की बेची गई तो लाभ ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, 12% का लाभ। ठीक है, चलो उम्मीद कर सकता हूँ ये भी क्वेश्चन आ गया, आपके समझ में आ गया होगा दोस्त।
फटाफट से लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अगले 5 क्वेश्चन फिर देखेंगे और आज के 10 क्वेश्चन हम अच्छे से कर रहे होंगे दोस्त, ठीक है ना। देखो, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है ना, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है भाई, चलो सही है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा समझ लो कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, यानी काम समय का क्वेश्चन आ गया, और ये बिल्कुल पहला लेवल आ गया, यानी कि ये बिल्कुल क्या आ गया, पहला लेवल आ गया, नॉर्मल था। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो हमको कैसा करना होता है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तो हम दोनों की ना एक बराबर क्षमता निकाल लेंगे ना, देखो एक एक दिन की निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं? कि हम इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, 20 का और 30 का, और 20 का और 30 का एलसीएम क्या होगा भाई? 30 का पहाड़ा पढ़ते जाओ और जो संख्या मतलब दोनों से कट जाए वही एलसीएम, तो आप कह दोगे 60, इन दोनों का एलसीएम आ गया। तो देखो ये इनका एक दिन की क्षमता आ जाएगी यहाँ पे, तो और ये कितना आ गया? 20, 30 दूनी 60। तो ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा था, दोनों मिलकर उसे कितना दिन में पूरा करेंगे। तो जब दोनों मिलने की बात आ जाए तो इन दोनों को जोड़ दो दोस्त, है ना, इन दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों मिल के बात बता रहा है वो, है ना, दोनों में कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जो हमारी टोटल क्षमता है ना ये वाली, इससे आप भाग दे देंगे, 60 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना आ गया? तो आप कह दोगे जी 12 दिन में पूरा करेंगे। आंसर क्या आ गया आपका? 12 दिन। ठीक है, आगे और जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको और बताता जाऊंगा। आपको ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप इस तरीके से करोगे, इसमें और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा दोस्त। ठीक है, चलो अगले 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्त, तो ठीक है दोस्त, ये अगले 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसका सीरियल डाल दिया गलत। ये 6 नंबर हो गया, ये 7, क्योंकि 5 हम कर चुके हैं, 8, और ये 9, और ये कितना? 10। तो 10 क्वेश्चन आज के हो गए भाई। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3a + 5b बटे 3a - 5b बराबर 5, मतलब 5 दे दिया इसके बराबर, तो a अनुपात b किसके बराबर होगा? मतलब a और b, मतलब a और b की वैल्यू ऐसी क्या रहेंगी जो ये इसके बराबर में 5 आ जाए। आपको देखो इस तरीके से ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो इसमें ऐसे ऑप्शन मिलेगा आपको, और इसमें क्या देखना है कि a और b, तो देखो जब ये अनुपात में है ना 2:1, तो इसका मतलब ये है कि a का अनुपात ये है और b का अनुपात ये है, ठीक है ना, ये चीज़ देखनी है इसमें। तो अगर मैं a की जगह 2 रखूँ और b की जगह 1 रखूँ, मैं ऑप्शन से देखता हूँ, a की जगह कितना 2 रखूँ और b की जगह 1, तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और प्लस 5 एकम 5 आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया 11 बटे में। भाई a की जगह मेरे को 2 ही तो रखना है, तो 3 दूनी 6 प्लस सॉरी माइनस, नीचे माइनस है ना, तो नीचे माइनस, और 5 एकम 5, तो ऊपर कितना गया 6 5 11 बटे नीचे कितना 1। तो देखो इसके बराबर क्या, जब ऑप्शन में हमने ये रखा 2:1, तो इसके बराबर क्या 5 आया, लेकिन ये कह रहा है कि 5 आना चाहिए, और हमारा क्या आ रहा है 11/1, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। जैसे ही मैं दूसरा ऑप्शन रख के देखता हूँ, है ना, तो देखो ये कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको रख करके दिखा रहा हूँ कैसे। 5 तिया 15 और 3 पंजे 15, 5 तिया 15, तो ऊपर तो 15 आ जाएगा, बटे में नीचे देखो कितना आएगा। ऐसे ही 3 का मान a रखेंगे तो 15 और माइनस 5 तिया 15। अब देखो, अब मैं इसको 15 से 15 काटूंगा तो कितना 0 आएगा, है ना, और यहाँ ऊपर 15, तो इसका तो मान कुछ और ही आएगा, तो ना इसके रखने से भी नहीं आ रहा भाई। अगर मैं 3 और 2 रखता हूँ, मैं जैसे इसके पास 3 रखा तो 3 तिया 9 और प्लस 5 दूनी 10, तो 10 और 9 19 हो गया। तो आप कह सकते हो कि भैया 19 में भी नहीं आएगा। आ सकता है क्या 19 में? भाई 19 के नीचे कोई संख्या आएगी, अगर वो 19 को भी काटेगी तो 5 बार तो काटेगी नहीं। तो आप तुरंत ही कहाँ जाओगे? ऑप्शन नंबर डी पे, यानी कि 3 की जगह a की जगह क्या रखोगे 5, यानी 15 हो जाएगा, प्लस b की जगह क्या रखोगे 2, यानी कि 10 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया 15 10 25, तो ऊपर कह दोगे जी 25 हो गया। नीचे देखो a की जगह 5 यानी कि 15 माइनस b की जगह 2 यानी कि 15 में से कितना 5 दूनी 10। अब आप एक बात बताओ, यहाँ तो 15 10 25 होगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 ही तो बचेगा, और जब 5 से 25 को काटेंगे कितना बार आ जाएगा 5,
देखो आगे ना आ गया है इसके बराबर, तो आप कह सकते हो क्या रखने पे, 5 और 2 रखने पे, ए अनुपात बी का मान 5 और 2 रखने पे क्या इसके बराबर 5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है दोस्त, ठीक है ना। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपकी समझ में भी आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। रोक ना, कर दे। पुनीत और पप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। पुनीत की वर्तमान आयु पूछ रहा भाई इसमें, पुनीत की वर्तमान आयु क्या रहेगी? तो दोस्त हम पहले तो इनमें नाम लिख लो ऐसे, है ना, ऐसे कैसे ही, पुनीत और पप्पू, ठीक है। देखो वर्तमान के लिए हम देखो एक काम करेंगे, एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, सारा खेल इस पे होगा, सारा खेल, है ना, सारा खेल किस पे होगा दोस्त? इस पे। ये आपका वर्तमान का पॉइंट है। और उसने कहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3, तो 2:3 है ना। उसके बाद 3 वर्ष बाद, अगर इसमें बाद की बात बोलता है, कितने वर्ष भी बोले, चाहे वो 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, तो बाद के लिए ऊपर को तीर खींचेंगे। 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद, और 3 हमने यहाँ लिख लिया। कितना अनुपात हो जाता है? 3:4 हो जाता है। अब देखो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं कुछ भी करने की। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं होता है, अब इसमें तो 1 हो रहा है, तो देखो अगला नियम क्या है, जब 1 नहीं होगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा फिर कैसे करते हैं। इसलिए फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है? 1। इन दोनों का भी अंतर कितना है? 1। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ का अंतर देखते हैं, है ना। तो यहाँ और यहाँ का अंतर कितना रहता है? 1 ही आ रहा है। हम इसको कुछ ही मान लो, 1 आर मान लो, एम मान लो, ए मान लो, पी मान लो, कुछ ही मान लो। तो इन लास्ट वाले का अंतर ये किसके बराबर होता है? ये होता है इसके बराबर, है ना, किसके? 3 के। अब मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि इसका बेसिक नहीं बताऊंगा, पर आपको तो देखो मैं आपको छोटे तरीके में बताना सिखा देता हूँ कि इन ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे निकालते हैं। भाई ये वर्तमान हो गया, वर्तमान का अनुपात दे दिया। जितने वर्ष बाद, अगर बोलता कि इतने वर्ष पहले, तो हमारा पॉइंट कहाँ जाता? नीचे जाता। ये वाला जो तीर है ये नीचे को जाता और नीचे होते अनुपात, लेकिन इसमें बाद की बात करी है तो 1 आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब जो सारा जो खेल है ना, देखो वो इस वाले 3, मतलब जो संख्या यहाँ निकल के आती है, अगर मान के चलो इनका अंतर कितना आता, यहाँ पे, यहाँ मान के चलो 4 आता है, यहाँ पे इनका अंतर कोई ऐसी संख्या होती, मान लो मैं ये कह रहा हूँ, और यहाँ आता 12, ये 12 होता है ना इतने वर्ष बाद, तो हम क्या करते, 4 आर की वैल्यू 12 है तो 1 आर की वैल्यू बनाते ना, बनाते 4 तिया 12 3, लेकिन यहाँ तो पहले से पहले ही 1 आर आ गया, मतलब 1 की वैल्यू 3 आ रखी है पहले से पहले ही, तो कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। तो 1 आर की वैल्यू कितना? 3, मतलब आर हमने अपनी तरफ से मान लिया, ए क्यू एल एम पी कुछ भी मान सकते हो आप। तो इस 3 का मल्टीपल कर देंगे, कहाँ? जहाँ भी वो बोल रहा है। पुनीत की वर्तमान पूछ रहा है, तो पुनीत कहाँ हमारा? ये है पुनीत, तो वर्तमान कहाँ है उसका? देखो ये वर्तमान है उसका, ये वाला। अगर बोले कि पुनीत की 3 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी, है ना, तो वर्तमान तो ये रही और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 3 वर्ष बाद दिया जाएगी, ठीक है। तो पुनीत की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 3 का मल्टीपल सीधा किस में है? 2 में, तो कितना आ गया? 6 वर्ष। अगर बोलता कि पप्पू की वर्तमान आयु, तो उनका वर्तमान आयु कितना आ गया? 3 तिया 9 वर्ष, कितना आ जाता? 9 वर्ष, ठीक है। अब अगर ये कहे कि भैया 2 वर्ष पहले, तो सीधे सीधे इसमें से 2 घटा देंगे, 2 इसमें से घटाएंगे और 2 ही फिर उसमें से भी घटाना पड़ेगा, लेकिन उसने तो वर्तमान पूछा है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो पुनीत की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 6 साल, ठीक है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वार्षिक आयों में, आय मतलब समझ रहे हो ना, जो वो कमा रहा है ना, उसकी इनकम, आय मतलब इनकम, वार्षिक आयों में जो है क्या अनुपात कितना है? 4:3 है, ठीक है ना। किसका? ए और बी का, है ना, ए और बी का। देखो ये आप कह सकते हो आय, और इसमें देखो व्यय लिखा होगा, व्यय, व्यय का मतलब यानी खर्च, है ना, और ये आपका कह सकते हो व्यय। व्यय मतलब क्या होता है दोस्त? खर्च होता है। तो आय का अनुपात क्या है? आय का अनुपात है भाई कितना, कितना है? 4:3, मतलब ये इनकी आय है ना, क्या? 4:3, ये ए की और ये बी की क्या है? ये आय, क्या है? ये आय, मतलब ए की आय 4 है और बी की आय कितनी है? 3, लेकिन वो कह रहा है कि उनके व्यय यानी खर्च का अनुपात क्या है? खर्च,
वह का अनुपात क्या है दोस्त, वह का अनुपात है 3:2। अब देखो ये कह रहा है कि ए भैया साल में 4 रुपये कमा रहा है ना, और वो 3 रुपये खर्च कर रहा है। वैसे ही बी जो साल में 3 रुपये कमा रहा है 2 रुपये खर्च कर रहा है। आगे सवाल में क्या बोला है, यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक का मतलब क्या है कि ए और बी मतलब दोनों, प्रत्येक मतलब ए बी और बी प्रत्येक क्या 600 रुपये बचा रहे हैं। भाई ठीक है 600 रुपये बचा रहे हैं, तो एक ही वार्षिक आय, इसमें क्या पूछा है, वार्षिक आय पूछा है ना, क्या पूछा है, एक ही वार्षिक आय। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे इस बी से तो कोई मतलब है ही नहीं, ए से पूछा पहले नंबर। तो आप ये कह सकते हो कि भैया ए कमा 4 रुपये रहा है, खर्च 3 कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 1। आप कहते हो जी 1 बचा रहा है, तो लेकिन वो क्या कह रहा है भैया 1 ना बचा रहा, वो तो 600 बचा रहा है वर्ष के अंत में। कितना बचा रहा है, 600। तो इस 1 की वैल्यू 600 के बराबर होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या कह रहा है, तो एक ही वार्षिक आय क्या होगी, तो देखो आय क्या होगी, 600 का मल्टीपल किस में कर देंगे, आय में, तो 6 चौक 2400। तो इसकी जो वार्षिक आय होगी ना वो दोस्त कितनी रहेगी, आप कह सकते हो जी अनुपात ही तो बोला था उसने, लेकिन अब इसने ये पूछ लिया कि उसकी आय कितनी रहेगी वार्षिक, तो ये रहेगी 2400। अब उसका खर्च कितना रहेगा, तो आप कह सकते हो 1800। कितना, 1800। ये उसका खर्च आ गया और ये उसका आय आ गई। अब देखो अगर हम इनके अनुपात निकालेंगे तो देखो वही अनुपात बन जाएगा, 4 अनुपात कितने का बन जाएगा, है ना, नहीं 4 और 3 का खर्च बन जाएगा इनका, मतलब आय का और व्यय का, किसका, ए का आय और व्यय का अनुपात क्या बनेगा, 4:3 का ही बन जाएगा। देखो 2 से 2 जीरो कट जाएंगी, 6 से अगर काटेंगे तो 6 चौक 24 और 6 3 18, तो बन गया ना, बन गया, मतलब 4:3 का ये आय का और ये व्यय का। लेकिन फालतू की चीज़ें तो है और मैं आपको बता ही रहा हूँ खामा की वाली। आपको सिर्फ इतना पूछा है उसने कि एक ही वार्षिक आय क्या रहेगी, ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए कि एक ही वार्षिक आय क्या रहेगी। भाई ये इसका इनकम थी यानी कमाई थी, ये इतना खर्च कर रहा था, 3 खर्च कर रहा था, 4 कमा रहा था, तो बचा कितना रहा था, 1। क्वेश्चन कह रहा था भैया 600 बचा रहा है, तो 1 की वैल्यू 600 के बराबर, तो 600 का मल्टीपल सीधा जो चीज़ पूछ रहा है ना उसमें कर देंगे। तो आय में पूछ रहा है तो आय में मल्टीपल कर देंगे, 2400 आ गया। उम्मीद कर सकता हूँ आंसर आपका समझ में आ गया होगा और सवाल भी समझ में आ गया होगा। ये आंसर नंबर 8 का था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 का देखो भाई, x/y बराबर 3/7। तो आप कह सकते हो भैया x का मान 3 और y का मान 4, तो 6/7, तो 6/7 प्लस, अब यहाँ डायरेक्ट ही मैं लिख दूँ भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं। y की जगह मुझे क्या लिखना है, 4, आपको मुझे 4 लिखना है, माइनस x की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है, यही तो कहोगे आप। भाई देखो यहाँ से पता चल रहा है हमको x के बराबर कितना 3 और y के बराबर है 4। तो देखो ये कह रहा कि इतने का मान बताओ, इतने का मान क्या होगा, इतने का मान, है ना, तो 6/7 तो है ही पहले से पहले, तो y माइनस एक्स मतलब y की जगह कितना रखना है मुझे, 4 रखना है, और x की जगह कितना 3 रखना है। ऐसे नीचे आ जाओ, तो 4 प्लस 3 मतलब y की जगह मैं 4 ही रखूँगा, प्लस लगा हुआ यहाँ पे, और x की जगह 3 रखूँगा। तो आप कह दोगे जी 4 में से 3 गया तो ऊपर तो 1 बचेगा, या ऐसा लिख लो, देखो 6/7 तो था यहाँ पे पहले, प्लस 4 में से 3 गया 1 बचा, 4 और 3 कितने हो गए, 7 बचे। आपको मैंने भिन्न में बता रखा है जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाली चीज़ जुड़ जाती है। तो देखो 7 तो 7 नीचे का नीचे ऐसे कैसे रहेगा, हर समान है, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, और 7 से 7 कितने बार कटेगा, 1 बार, 7 एकम 7। आंसर कितना आ गया दोस्त, इसका 1 आ गया। आंसर कितना आ गया, 1। उम्मीद कर सकता हूँ कि सवाल आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। चलो मिटा देता हूँ। अगला सवाल देखो, लास्ट सवाल, ए तथा बी मिलकर, देखो मैं इसमें कुछ शॉर्ट में लिख दिया है, मैं आपको पूरा बोल के बता देता हूँ। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में पूरा करते हैं, ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना, तथा बी तथा सी मिलकर उसी काम उसे 120 दिन में पूरा करते हैं, तथा सी तथा ए मिलकर 90 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ऐसे सवाल को करने के लिए देखो ये आप कह सकते हो कि ये दूसरे टाइप का सवाल मिल गया आपको, टाइम एंड वर्क का, इसी वीडियो में मिल गया, है ना। तो देखो ए तथा बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्त, 72 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी तथा सी 120 दिन में पूरा कर रहे हैं, और सी और ए, सी प्लस ए यानी सी और ए मिलकर उसका कितने दिन में पूरा कर रहे हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा ही रखा है। एलसीएम देखो कैसे लेते हैं, अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ 72, 120
और 90। एक ऐसी संख्या जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को काट रही हो वो देख लो, या फिर आप छोटी से छोटी संख्या देख लो। 2 से हम काटें तो ये 36 बार, ये कितने बार, ये 60 बार, ये कितने बार, ये 45 बार। अभी देखो 2 से फिर कट जाएंगे 18 बार, ये 30 बार, ये 45 नहीं कटेगा। अभी 2 से फिर कट जाएंगे 9 बार, 15 बार, ये 45 नहीं कटेगा। अब देखो 3 से कटेंगे, ये 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और कितना 15 ती 45। फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3। कब तक काटते हैं? एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जो बिल्कुल छोटा सा तब बच्चे को बताते हैं, ठीक है। कब तक काटते हैं? जब तक सबके नीचे एक ना बच जाए। 5 कटेगा नहीं, नहीं काटेंगे। 3 पंजे 15। अभी लास्ट किससे कटेगा? 5 से ही कटेगा। एक तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, 8 आ गया तीनों का मल्टीपल। और 8 या 24 मत करो आप, 8 पंजे 40 कर लो, सीधा जीरो बना लो कैसे भी करके। 8 पंजे 40 हो गया और 3 तिया 9। जब 40 का मल्टीपल 9 में करेंगे, 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा एलसीएम। समझ में आ गई होगी ये मैंने कैलकुलेशन कैसे करी, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आ गया? 360। अब देखो हम यही तो कर रहे थे जब पहले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था। तो एक दिन की क्षमता कितनी आ गई? देखो दोनों की अगर हम देखें, ए और बी की एक दिन की क्षमता, तो 72 से कितने बार कटेगा ये? आप ही बताओ भाई। 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 और 2 पंजे 10, यानी कि 5 बार। ये 120 से कितनी बार कटेगा भाई? 120 दिया कितने होते हैं? 360 ही तो होते हैं। और ये 90 से कितने बार कटेगा? 4 बार। अब आप देखो ये तीनों मिलकर के कितना आ गए? 5 3 8, 8 4 12, ये आ गया 12। तो देखो इसमें एक बार 2 बार ए आ रखा है, 2 बार बी आ रखा है, 2 बार सी आ रखा है। तो हम कह सकते हैं 2a + 2b + 2c इक्वल टू कितने के बराबर? 12 के बराबर। क्या आप इसमें एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही है? आप कह दोगे हाँ दिख रही है, बिल्कुल। क्या दिख रही है? आप कहोगे जी 2 दिख रही है। क्या कहोगे? 2 दिख रही है, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? a + b + c बराबर कितना? 12। और ये 2 गुणा में है ना, 2 किस में है? ये गुणा में। तो इधर जाएगा, किस में जाएगा? ये भाग में जाएगा, है ना। तो इधर भाग में जाएगा। तो a + b + c बराबर, तो देखो ये हो गया 12/12 कितना? 2। हम इसको 2 छिक्का 12 6 भी कर सकते हैं। या फिर एक बात बताओ, जैसे ये 360 में जब हम इसका डिवाइड करेंगे, मतलब कोई भी इधर संख्या आती है ना, कोई भी संख्या आती है, देखो जैसे मान के यहाँ पर 6 आ गया, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था, तो जो यहाँ एलसीएम निकल के आता है हम उसमें भाग देते हैं ऐसा करके। तो 6 × 36 कितना आ गया? 60 आ गया। आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो। या फिर जब ये 12 आ गया तो इसको 360 में जब भाग देंगे तो देखो, या अब ये 2 ऊपर चला जाएगा भाई। हम इसको ऐसा करेंगे 360/12/2। तो 2 ऊपर गया ना, गया यहाँ पे ऐसा करके 2 ऊपर गया, ऊपर जाएगा 2। तो देखो जब ऊपर जाएगा 2, तो देखो 360 × 2/12। अब 12 तिया 36, तो यहाँ 30 ही तो बचा भाई, 30 बचा और 30 दूनी 60, तो तब भी 60 ही आ गया। और यहाँ भी कितना आ रहा था? 60 आ गया। तो ऐसे ना करके आप क्या करोगे? डायरेक्ट भाई 2 से 12 कितने बार कट रहा है? 6 बार। तो हम इसको क्या कर देंगे? 6 आ गया। तो a + b + c बराबर 6 आ गया। लेकिन ये तीनों की क्षमता एलसीएम कितना रहा है? 60, 360। तो a + b + c बराबर 360 में कितना? 6। अब देखो 6 × 36, ये आ गया 60। तो a + b + c बराबर कितना आ गया? 60। मतलब ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 60 दिन में। तीनों मिलकर, अगर ये सिर्फ यही पूछता ना कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आंसर हमारा यही था। लेकिन उसमें तीनों मिलकर नहीं पूछा, उसमें क्या पूछा उसने? ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ ए अकेले की बात कर रहा है, तो बी और सी तो भैया करेगा नहीं उसमें से, है ना। बी और सी तो करेगा नहीं। आप देखो यहीं देख लो, यहाँ देख लो, बी और सी तो करेगा नहीं जब ए अकेला करवा रहा है। तो बी और सी क्या करेगा? हम यहाँ देखेंगे कि बी ए सी ने एक दिन में कितनी क्षमता है उसकी? 3 की। तो बी और सी इधर जाएगा तो ए बराबर कितना बचेगा? 6 - 3। तो ए बराबर कितना बचा? 3। तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा भैया? ए अकेला करेगा 360/3। अब 3 से देखो कितने बार कटेगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम नहीं, 3 दूनी 6, 0।
भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0, 120 या 360 होते हैं ना, तो ए अकेला करेगा उसको 120 दिन में, ए अकेले की बात करें तो। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इतना कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है इसमें। अगर सिर्फ ये पूछे ना कि तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो डायरेक्ट ये 6 कैसा आया, ये 6 ऐसा आया भैया, ये 2 यहाँ पे था ना गुणा में, इधर जाकर बटे में जाएगा तो 12/2 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। और जब 360 में 6 से भाग देंगे, 360 में 6 से भाग देंगे तो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों की क्षमता आ जाएगी हमारी, तीनों का काम आ जाएगा। तो तीनों a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप कह दोगे जी 60 दिन में करेंगे। लेकिन उसने सिर्फ अकेले एक ही पूछा है, तो अकेला एक ही पूछा है, तो ये b और c इधर जाकर माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ देख लेंगे हम b और c की क्षमता कितनी है 3, और a प्लस बी प्लस सी कितनी है 6, तो b और c की इधर जाकर माइनस हो जाएगी, तो 6 में से 3 का 3, तो a की सिर्फ 3 बची, तो 3 से क्या देंगे 360 भाग दे दो, आंसर आपका निकल का गया। तो अकेला एक कितने दिन में पूरा करेगा, 120 दिन में। तो दोस्त लगातार बने रहना है आपको, ठीक है ना। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मैं उम्मीद करूँगा, ठीक है ना, एक कोशिश रहेगी कि आपको अब लगातार मतलब क्लास डलती रहेंगी। जो समस्या थी उसका समाधान मतलब धीरे धीरे हो रहा है, दवाइयाँ टाइम पर ली जा रही हैं, और ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। बस अपना पॉजिटिव अपना सोच रखनी है दिमाग में, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक। हमेशा सही होगा। और आप अपने मेहनत मतलब अच्छे एक सच्चाई के साथ आप मेहनत करोगे, ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे, और पढ़ाई को आप अपने कंटिन्यू रखोगे, ठीक है दोस्त। मिलता हूँ, बिता लेता हूँ, मिलूँगा अगली क्लास में। जय हिंद।